असलम कुरैशी को चैलेंज करता हूँ कि अगर असलम कुरैशी ने जो बात रखी कि हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल किया था पहलार में कोई इलीगल बिल्डिंग के लिए, तो मैं इसको चैलेंज करता हूँ इसने प्रूफ करके दिखाना। आज के जमाने में लोग पहले बोलते हैं कि आदिवासी फिरते हैं, मैं बोलता हूँ ये मुसलमान है, ये सबसे जलील आदमी है और फिरने वाला आदमी है। आप तो आरोपी हैं भाई, आरोप लग गया आप पर, एफआईआर दर्ज। उस जमीन से डायरेक्टली ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। जहां वो हत्यानी और जो फ्रॉड की बात कर रहा है, तो आप अगर हकीकत सुनोगे तो इंशाल्लाह आप तंग हो जाओगे। जैसे 2007 में उन्होंने 25 लाख रुपए इम्तियाज बोट के और राजेश नाइक से लिए थे। अजजद डबरे जो अब यहाँ का सोपारे गांव का आज के तारीख के अंदर सबसे बड़ा इलीगल मेकर है, और इलीगल बिल्डिंग बनाने के बाद उसके ऊपर काफी केसेस है, जिसमें एक रेप केस भी है। ऐसे बंदे गुंडे लेके हमारे वो साइड के ऊपर एंट्री किए, और एंट्री करने के बाद में गेट के लॉक्स तोड़े, कैमरा तोड़े, आदमियों से हाथापाई किए। ये इनका कोई ऐसा एक कारोबार है जो रात में वो निकलते हैं और सुबह आते हैं। समझदार आदमी क्या कारोबार करता है, ये मेरा सवाल है। बता रहा है असलम के महीने उसको मारने, हाथापाई, हाथ पैर तोड़ने की धमकी दी है। खालिद कुरैशी जो टीसी है, तो मेरी रेलवे मिनिस्टर से मांग है कि इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए, इसके ऊपर एक्शन होकर इसको ताबड़तोड़ सस्पेंड किया जाए। मोहम्मद फौकत को, अहमद फौकत को, अम्मार फौकत को और मेरे घर वालों को जान का धोखा है। कभी भी है, कभी भी ये लोग हमको मार सकते हैं। असलम कुरैशी ने जितना मुझे बदनाम किया, मैंने उस पर डिफॉर्मेशन केस फाइल किया। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं। इस बीच में सोपारा गांव में 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज होने के बाद जहां यह विषय संपूर्ण तालुके में चर्चा का विषय बन गया कि आखिर सोपारा गांव में कौन सा ऐसा विषय था जिसको लेकर मुकदमा दर्ज हुआ। हालांकि इस पर बहुत बार अशरफ अशरफ ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और उस पर साफ तौर पे कहा है, जिन पर उन्होंने आरोप लगाया है, जिन पर एफआईआर दर्ज किया है, उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ हैं, अंबार फौकत। उनसे हम बातचीत करते हैं कि आखिर जो उन पर आरोप लगे हैं, जमीन हथियाने के, कहा जा रहा है कि जमीन पर कब्जा नहीं दे रहे हैं, और बहुत सारे आरोप जो उन पर लगे हैं उसकी हकीकत क्या है, उनका पक्ष क्या कहता है, इसी तौर पर जानते हैं। सबसे पहले आपको नमस्कार, आप कैसे हैं आप? बस ठीक, आप सुनाइए कैसे हो आप? आप तो आरोपी हैं भाई, आरोप लग गया आप पर, एफआईआर दर्ज हो गई। आरोपी बनाना चाहा उसने हमें, हम्म असलम कुरैशी नामक आदमी ने, हम्म जिनको मैं नहीं जानता हूँ ना। मुलाकात मैं नहीं हुई कभी आपसे? मुलाकात बरसों, 3 साल 4 साल पहले एक बार कोर्ट में हुई थी उससे तो मुलाकात। क्यों उनकी जमीन हथियार है? उस जमीन से मेरा डायरेक्ट इनडायरेक्टली तो कुछ, डायरेक्टली ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, हम्म लेकिन जहां वो हत्यानी और जो फ्रॉड की बात कर रहा है, तो आप अगर हकीकत सुनोगे हम्म तो इंशाल्लाह आप तंग हो जाओगे। जैसे क्या? जैसे कि असलम कुरैशी नामक के जो वालिद है, जो इंतकाल कर गए, 2007 में उन्होंने 25 लाख रुपए इम्तियाज बोट के और राजेश नाइक से लिए थे, हम्म और डेवलपमेंट करार बना के दिए। डेवलपमेंट करार बनाने के अंदर इम्तियाज नाइक और राजेश नाइक ने बहुत दिन तक, 2014 तक उनके साथ में पीछे उनके लग कर के, तुम्हारा जो पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस है 2000, आपको जो है रास्ता लाना है, आपको प्लान पास करके देना है, आपको जो है एनए करके देना है, और ये झूठा और मक्कार छिचोरा आज पटल पलट रहा है, क्योंकि उसके पैसे खाए हुए है ना। मरे हुए बाप को कयामत के दिन जहन्नम में डालने की तैयारी में है ये। अल्लाह उसकी हिफाजत फरमा और उसको अल्लाह हिदायत दे। अगर उसके तकदीर में, इसके तकदीर में हिदायत दे, तो अल्लाह ताला इसको भी दुनिया और आखिरत में जलील करेगा। कारण ये आरोप आप पर ये लगा कि जो जमीन आपने खरीदी उसमें उनकी माँ का हिस्सा था, यानी कि अशरफ के आपने पिता की जमीन खरीद 2007 में, करार किया, खरीदी नहीं, करार किया, उसमें उनकी माँ का हिस्सा आपने लिया ही नहीं। बहुत जब उनकी मम्मी का हिस्सा नहीं लिया तो पूरी जमीन पर आपका हक बनता ही नहीं है, इसलिए वो मामला होता गया। आपने पैसे शायद 25 लाख रुपए के आसपास दिए थे, बाकी पैसे दिए ही नहीं, तो वो मामला बढ़ता गया। ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। हम्म जब तक कि ये बात खुलासेवार मार्केट में पब्लिक को पता नहीं चलेगी हम्म कि ये किस तरीके से हेरा फेरी कर दिए थे उन्होंने, हम्म 2007 में दिसंबर महीने में ये करार हुआ, हम्म जब तक के उनके मम्मी के, उनके पापा के नाम पे भी 7/12 नहीं था। जब 2007 में परचेस करने के टाइम पे इम्तियाज बोट के और राजेश नाइक से जब उन्होंने पैसे लिए, उस पैसे से तो वो जमीन खरीदी है उन्होंने, उसकी उसका प्रूफ फेर फार है। हम्म और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि असलम को तो मैं नहीं जानता, उसके वालिद जब मेरे ऑफिस पे 2014 में आए थे, हम्म तो उस बात में राजेश नाइक की और बैठ के हमारी जब एक जॉइंट मीटिंग हुई थी, हम्म तो एक बात पता चली
कि ये 51 गुंठे की डील थी, 51 गुंठे की, हम्म। जिसमें 22 गुंठे का व्यवहार अशफाक मेमन साहब ने कर लिया और इनको वो जगह नहीं मिली। जबकि उन 28 गुंठे का जो 27-28 गुंठे का जो करार अभी है, ये अगर आप उसकी ओरिजिनल वैल्यू देखेंगे 2007 में, तो 27 लाख रुपए 2007 2007 में। अच्छा। ये रिकॉर्ड बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, हम्म। जिम्मेदारी से बोल रहा हूं ये हम्म। बात कि आप रिकॉर्ड चेक करो कि उन्होंने किससे खरीदी, तो आपको पता चलेगा क्या क्या गुंठा खरीदी और कितने में खरीदी। चलिए, लोगों को ये थोड़ा समझ में कम आता है, लेकिन कुल मिलाकर बात ये थी कि माँ की हिस्से की जमीन, उनकी जो मम्मी की, वो जमीन आपने ली नहीं, तब इसलिए वो करार आगे नहीं बढ़ पाए। इतना मोटा मोटा उन्होंने कहा, जब बढ़ा नहीं तो फिर आप लोग कैसे कब्जा कर सकते हैं, कैसे उस पर आ सकते हैं? यही बात इधर समझनी है कि जब करार के अंदर पहला करार का जो पॉइंट है, हम्म। उसमें उसके वालिद ने इम्तियाज बोटके को और राजेश नाइक को लिख कर दिया है हम्म। कि पक्षकार नंबर 2 की जिम्मेदारी है, जिसका नाम खालिक कुरैशी है, हम्म। कि ये मेरे ये जो सर्वे नंबर सो एंड सो, सर्वे नंबर सो एंड सो, जो मैं अभी इनसे परचेस कर रहा हूं, हम्म। ये आपको डेवलपमेंट पे दिया। हम्म। अब वहां उसने ये उल्लेख नहीं किया कि वो मैं मेरे औरत के नाम पे भी रखने वाला हूं, मेरे बीवी के नाम पे रखने वाला हूं, ये उल्लेख नहीं। ये उल्लेख नहीं किया। ये उल्लेख नहीं करने पे भी 2020 तक, जब तक के असलम कुरैशी तब आपकी बातचीत चल रही थी। चल रही है, जब तक के कोई बात नहीं थी, घर पे आते थे, लस्सी पीते थे, हम्म। बिरयानी खाते थे, हम्म। वो खाने के बाद में जो है उन्होंने बेटे को गिफ्टेड कर दिया। बेटे ने गेम खेल दिया। बेटे की लालच बाप को ले डूबेंगी, क्योंकि बाप मर चुका है। बाप ने हराम के पैसे जो है, ये किसी को राज नहीं आएंगे। ये जो 25 लाख रुपए मेहनत के पैसे एक टेलर के, मेहनत के पैसे एक राजेश भाई के, अहमद भाई के या सिद्दीक भाई के, ये इम्तियाज इसको जो है असलम कुरैशी को राज नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि ये हराम के पैसे जो है उसका बाप खा मरा, तो इसने उसको छुटकारा दिलाना चाहिए था। तो कह रहे हैं कि 25 लाख लीजिए, जमीन छोड़ दीजिए। 25 लाख जो 2019 के है, 2007 के है, हाँ। और 2026 में हम बैठे हैं। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहीं कहा है ना ये बात कि आप जब 25 लाख लीजिए? कई बार आपने नोटिस भेजा तो उन्होंने अपनी तरफ से लिख के भेजा। उन्होंने कहा कि हमको 25 लाख हमारे बाप ने लिया है, ये वापस ले लीजिए, ये वापस ले लीजिए ना, ये जमीन छोड़ दीजिए। ले लीजिए भी नहीं, हाँ। आप जमीन छोड़ दीजिए, आपका जमीन पे कोई राइट नहीं। जबकि 2007 से इम्तियाज का, राजेश का पीसफुल पोजीशन है आज तक। अब क्या हो गया इसमें, ट्विस्ट कैसी किया? तो ट्विस्ट ऐसा किया कि 2020 में बाप के नाम से, खुद के नाम पे गिफ्ट डीड बनाया, और वो गिफ्ट डीड जो है बनाने पे उसने, ये गिफ्ट डीड बनी, ये गिफ्ट डीड बनने पे जो है, ये जो है गिफ्ट डीड बनी। अब इस गिफ्ट डीड के अंदर 2007 से उनके पास में कोई पोजीशन नहीं है, और साथ में पोजीशन नहीं होने के बाद में मार्केट, उसने डेवलपमेंट उसके बाप ने करार कर चुका है। वो लिखता है गिफ्ट डीड के अंदर कि फ्री एंड क्लियरली एंड फ्रीली क्लियरली टाइटल फ्री है, टाइटल फ्री है। अच्छा। दूसरा लिखता है, कोर्ट में तो गए थे इस मामले को लेकर। कोर्ट ने उसको, जब इस पे हमने एफआईआर किया 2022 में, 2022 में उस पे चीटिंग का एफआईआर हुआ, तो वसई कोर्ट ने, यस, किस पे हुआ? असलम कुरैशी एफआईआर हो गया? एफआईआर हुआ उसके बाप पे भी और असलम कुरैशी पे भी। अरे, यहां से उसकी बेल रिजेक्ट हुई। ऐसे बयान दिया, उन्होंने कहा कि जमीन हमारी, हमारे ऊपर एफआईआर हो गया। हाँ, तो क्यों हुआ वो क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ, ये गिफ्ट डीड की वजह से। ये गिफ्ट डीड के अंदर वो लिख रहा है कि हमारे पास में पोजीशन है और टाइटल है। वसई कोर्ट इसमें लिखा टाइटल नहीं, इसमें लिखा है कि हमारे पास टाइटल है, और वसई कोर्ट बोलता है कि आपके पास जब गिफ्ट डीड आप कर रहे हो, तो जब आपने 2007 में विकास करार कर दिए हो, और इसमें जो है 2020 में आप गिफ्ट डीड कर रहे हो, तो इसके अंदर ये बात क्लियर होती है कि टाइटल इज नॉट विथ यू। ये वसई कोर्ट के ऑब्जर्वेशन रिजेक्ट कर दिया, और हाईकोर्ट गए। अभी हाईकोर्ट में क्या हुआ वो बेल पे है। अब 20 के बाद में 2022 में सिविल दावा दाखिल किया गया। सिविल दावा दाखिल करने के बाद में इस तरीके से सिविल दावा आज तक चल रहा है। सिविल दावा मामला कोर्ट में मामला जारी है। बना क्यों दिए थे फिर? वो जो आपने बनवाया था वहां पे सिक्योरिटी रुकने के लिए, बाद में ये प्रूफ था कि वहां जो है इम्तियाज बोटके और वह इतर का पोजीशन है। ये वो कोर्ट में बोलता है पोजीशन मेरा है, तहसीलदार में बोलता है अतिक्रमण इन्होंने किया है, पुलिस स्टेशन में बोलता है इन्होंने पोजीशन इलीगल पोजीशन किया है। तो ये तीन चेहरे हैं इसके। वसई कोर्ट को, न्यायालय को जो है वो कंप्लीट मिसगाइड कर रहा है। उनके एडवोकेट के थ्रू आप जब उनका रिटर्न स्टेटमेंट पढ़ोगे, तो रिटर्न स्टेटमेंट में लिख रहा है वो
कि पीसफुल पोजीशन हमारे पास है। और यहाँ महानगर पालिका में बोलता है कि हमारे को बोलता है इन्होंने पोजीशन किया, हम्म। तहसीलदार में डालता है भरनी इन्होंने की, पुलिस स्टेशन में डालता है इलीगल पोजीशन इन्होंने किया। जब ये सारी चीजें सामने आई तो कल एक एफआईआर उनके ऊपर हमारे तरफ से परसों पहले उन्होंने एक एफआईआर कराई। ये एफआईआर हमने कराई है। उन्होंने 25 गुंडे लेकर, गुंडे गाउंस ऑफ फ्रॉम, अरे वो रहता बोरीवली में, कैसे गुंडे लेके आए? वो गुजरात से, वो सोपारा गांव के कुछ माजी नगर सेवक समीर डबरे और उसके घर और सारे बच्चे और अजजत डबरे जो यहाँ का सोपारे गांव का आज के तारीख के अंदर सबसे बड़ा इलीगल मेकर है। जितने इलीगल बिल्डिंग्स बन रहे हैं आज के तारीख के अंदर अजजत डबरे और उसके अजजत अशरफ डबरे, अच्छा, ये इसको म्युनिसिपालिटी का पूरा सपोर्ट रहता है और उस बेस के ऊपर वो जो है इलीगल बिल्डिंग बनाता है। और इलीगल बिल्डिंग बनाने के बाद उसके ऊपर काफी केसेस है जिसमें एक रेप केस भी है। ऐसे बंदे गुंडे लेके हमारे वो साइड के ऊपर एंट्री किए और एंट्री करने के बाद में गेट के लॉक्स तोड़े, कैमरा तोड़े, आदमियों से हाथापाई किए और जो है कुर्सी टेबल तोड़ दिए। उन्होंने जाके उधर ट्रेस पासिंग की केस मेरे छोटे भाई पे डाली। जब ट्रेस पासिंग की केस कैसी होती है, जब पोजीशन उनका था तो ट्रेस पासिंग की केस हमारे पे कैसी लागू होती है? अगर सवाल ये है कि वो आप किसी के ट्रेस पासिंग तभी होता है जब किसी के घर, मकान, दुकान पर अगर आप इलीगल तरीके से जाते, यही तभी ट्रेस पासिंग का केस होता है। ट्रेस पासिंग, और वो तो पोजीशन तो 2007 से है हमारे पास में। फिर हमारा जो है एफआईआर उनके ऊपर हुआ, सभी पे हो गया, समीर डबरे पे भी हो गया। हाँ, माजी नगर सेवक जो है एक्चुअली ये बहुत बड़े भाई है, माफिया है। इन्होंने वहां पे बोले है जनता के बीच में काम करने वाले, जनता वो कहते हैं हम समाज सेवा करते हैं, हम जनता के बीच काम करते हैं, 24 घंटे वहां रहते हैं, हॉस्पिटल रहो या समाज सेवा के क्षेत्र में हो, वो हमेशा आगे रहते हैं। आप उनको माफिया बोल रहे हो? मेरे पास अभी उनके बहुत सारे कंप्लेन आ रहे हैं, बहुत सारे लोग मेरे पास आ रहे हैं कि इनका कोई ऐसा एक कारोबार है जो रात में वो निकलते हैं और सुबह आते हैं। तो रात में एक अच्छा आदमी, जनता के बीच में रहने वाला आदमी, समझदार आदमी क्या कारोबार करता है, ये मेरा सवाल है। मुझे तो नहीं पता कि क्या कारोबार है, लेकिन एक बात मेरे तक आई है, उसकी छानबीन चल रही है। हमारी आरोप है आपका? हमारा आरोप है। और तो इस पर एफआईआर हो गई? सब पे एफआईआर हो गई, सबके नाम है। कितने नाम है इसमें? नाम है असलम कुरैशी, खालिद कुरैशी। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, असलम कुरैशी का जो एक बड़ा भाई है खालिद कुरैशी, ये टीसी है। टीसी होने के बाद सरकारी मुलाजिम होने के बाद कल परसों के दिन जो है वो साइड पे आता है गुंडे लेके, हाथापाई करता है, गाली गलौज करता है। उनके पिता की जमीन थी, अब असलम की गिफ्टेड हो गई तो आएंगे ही ना, भाई सपोर्ट करने के लिए तो आ ही जाएगा। आएंगे गुंडे लेके हो, उन्होंने उनका आना था ना। देखो वहां किसी को आने के लिए रोका थोड़ी गया था, उन्होंने दोनों जन ने आना था, बात करना था, सॉल्व होती थी बात। लेकिन ये लोग लेके नहीं आए, इतने 25 लोग लेके कैमरे तोड़ना, तुमको डर रहा होगा ना कि अम्मार फोकत भी बहुत बड़ा नाम है, हो सकता है कि वो आ जाए और कुछ गड़बड़ कर दे। अम्मार फोकत के ऊपर एक झूठा एफआईआर कर चुके हैं, झूठा खोटा। आपको मैंने एफआईआर बताया, कहीं आपका ताल्लुक नहीं है किसी? आपके सामने है, आपके सामने है, कहीं पेपर पे, कहीं वो कहते हैं मास्टरमाइंड हुआ। आप अगर वो मास्टरमाइंड बोलते हैं तो प्रूफ करना चाहिए ना। मास्टरमाइंड अगर है, कायदा क्या बोलता है, लॉ क्या है, सेटल्ड लॉ क्या है भाई, आपको पेपर पे है, किधर है, क्या है, ये चीज तो दिखाना पड़ेगा। वो हंसने जैसी स्टोरी ये है कि उसमें एफआईआर के अंदर मुझे बता रहा है असलम के मैंने उसको मारने, हाथ पैर तोड़ने की धमकी दी। रिकॉर्ड है, कई दिक्कत, उन्होंने बताया ना। अच्छा, रिकॉर्ड नहीं है, हवा में बात। 112 पे फोन करने का था उसी टाइम उसने, ना 112 पे कॉल किया, ना मेरे खिलाफ कुछ ये किया। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और गुनाह दाखिल हो रही है, सबूत मांगती है, तब एफआईआर दर्ज करने से पहले कुछ तो एविडेंस होना चाहिए, कुछ वो अभी पुलिस आधार पे। मुझे पूरा पुलिस प्रशासन पे भरोसा है, वो मेरे साथ इंसाफ करेंगे, मुझे न्याय देंगे और पूरे एफआईआर पे इंसाफ करेंगे। जो लोग इसमें बेगुनाह है वो बेगुनाह है, और वो गुनेगार तो वो खुद है जिसपे 420 हुई है, जिसपे अभी जो एफआईआर हुआ है वो बीएनएस के तौर पे 189, 189(2), 189(6), 190, 191, 115, 352, 3513, 324, ये जितनी भी चीजें हुए इसके ऊपर, और भी जो इन्होंने मेन जो है वहां पे आके जो डकैती की है, मिसाल के तौर पे हमारे कैमरे ले गए और जो चीज बोर्ड फाड़े, कैमरे के भर के ले क्या किए पता नहीं, आ गए हमारे पास, क्लिप आ गई है हमारे पास, आ गई हमारा, हमको उसका मिल गया है कि कैमरा किधर, क्योंकि वो कैमरा वाईफाई वाला था जिसमें मोबाइल की चिप होती है, तो अब वो किधर है, पुलिस बिल्कुल 101% जिस तरह का माहौल आप मांग क्या? मेरी मांग यही है कि हमको इन लोगों से, असलम कुरैशी से, खालिद कुरैशी से, अच्छा ये खालिद कुरैशी जो टीसी है, इस पे मेरी रेलवे मिनिस्टर से मांग है कि इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए कि एक गवर्नमेंट मुलाजिम होने पे भाईगिरी, 25 गुंडे लेके
किसी के घर घुसता है या किसी के प्रॉपर्टी में घुसता है और किस तरीके से हंगामा करता है, तो इसकी कितना जायज है? जितना जायज है और इसके ऊपर एक्शन होके इसको ताबड़तोब सस्पेंड किया जाए। हुँ, अब माँग क्या है? मेरी मांग ये है, और मेरी मांग ये है कि समीर डबरे, असजद डबरे और जो उसके साथ में सारे लोग हैं, असलम कुरैशी, इनसे मोहम्मद फौकत को, अहमद फौकत को, अम्मार फौकत को और मेरे घर वालों को जान का धोखा है। कभी भी है, कभी भी ये लोग हमको मार सकते हैं। तो हमारे को प्रिकॉशन के लिए हमारे साथ में प्रशासन ने हमारी सेफ्टी के लिए कुछ करना, ये मेरी मांग है। और हमारा जो पोजीशन है उसको डिस्टर्ब नहीं करना, ये मेरी मांग है। और जो हमारे जो जायज हो लीगल तरीके लीगल से हमको कोई इलीगल चीज हमको नहीं चाहिए, हमको कोई ऐसा काम तो नहीं कोर्ट में चाहिए। मामला विचाराधीन है, तो वहाँ का निर्णय आने दीजिए, राइट? बिल्कुल, और कोर्ट के अंदर सिविल दावा चल रहा है, हुँ। वो दावे में जो इंसाफ होगा हमको मंजूर है। हम लॉ बाइंडिंग पर्सन हैं, हमारे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कोर्ट ने हमारे फेवर का देवे हुए हमारे नहीं फेवर का, जो कोर्ट के सामने रहेगा कोर्ट परफेक्ट इंशाल्लाह न्याय करेंगी। और वो न्याय के साथ साथ मैं पुलिस प्रशासन से भी जो है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात हुँ, कि असलम कुरैशी ने जितना मुझे बदनाम किया, हुँ, मैंने उस पर डिफॉर्मेशन केस फाइल किया, हुँ, वसई कोर्ट में भी और क्रिमिनल डिफॉर्मेशन कोर्ट केस किया हुआ नाला सोपारा पुलिस स्टेशन में भी। हुँ। तो आज वो उसके जो समन्स है और क्यों नहीं ले रहा है? वही एड्रेस है जिसमें सिविल दावा है, वही एड्रेस है जिसमें पुलिस स्टेशन में उसने उसने एफआईआर में लिखा है। वो एड्रेस पे जब बिलीफ जा रहा है तो क्यों रिटर्न करता है कि ये एड्रेस सही नहीं है? तो ये कहीं ना कहीं डिफॉर्मेशन मतलब के आप अपने सारे न्यायिक प्रणाली आगे बढ़ा रहे हैं बराबर, और उस पर भरोसा है आपको। बिल्कुल 100%। चलिए, धन्यवाद अम्बार। ये अम्बार थे, अम्बार फ़ौकत। इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस प्रकार से इन पर आरोप लगे हैं, वो सारे बेबुनियाद हैं। इनका कहना है कि इनके साथ कभी भी इनके या इनके परिवार के साथ जान को खतरा हो सकता है। इन्होंने आरोप लगाते हुए पूर्व नगर सेवक का भी ज़िक्र किया है। इन्होंने ये भी कहा है कि जो ज़मीन है, वो उन पर करार आज भी हैं और न्यायालय के निर्णय का इंतज़ार कर रहे हैं। उनका कहना है कि न्यायालय के निर्णय जो भी आएगा, उसका स्वीकार करें। लेकिन उससे पहले होने वाली सभी गतिविधियाँ उसे वो गलत मान रहे हैं और बेबुनियाद तरीके से कहीं न कहीं परिवार को परेशान किया जा रहा है, ये अंबार का कहना है। अब देखना ये होगा कि अंबार की इस बात के बाद में न्यायालय, प्रशासन क्या कुछ सहयोग करता है और आने वाले समय में इस प्रकार के वीडियो यानी इस प्रकार की न्यूज़ के बाद, खबर के बाद आगे क्या कुछ होता है देखने वाली बात होगी। आज के लिए इतना, धन्यवाद।